हिंदी साहित्य का लेखन क्रम, हिंदी साहित्य का, ये जो हिंदी है ना, हिंदी साहित्य का लेखन क्रम, अगर हम इसकी बात करें हिंदी साहित्य का लेखन क्रम, तो बताओ क्या ये शुरू से चल रहा था? क्या शुरू से तो नहीं चल रहा था। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, जैसे लिखा जाने लगा जब, है ना, अच्छा सुन तो लो मेरी बात, जब ये लिखा जाने लगा तो हिंदी साहित्य में क्या लिखा जाए। अब मान लीजिए आप लोग हैं, आपकी कहानी लिखा जाए, आपके बारे में लिखा जाए, तो उसी समय विधा चल रही थी। एक होती है वर्णानुक्रम पद्धति, आप जानते हैं वर्णानुक्रम पद्धति, एक होती है कालानुक्रम पद्धति, होती है कालानुक्रम पद्धति। सुपरटेट जूनियर से भी प्रश्न पूछ लिया था, बताओ वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। इसके बाद एक होती है कौन सी? विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी। तो ये जो वर्णानुक्रम पद्धति है, इसमें वर्ण के नाम के अनुसार, जैसे किसी का नाम अंगूर है तो ए वाले पहले हो गए, किसी का नाम बबली है तो बी वाले हो गए। अब मान लीजिए अंगूर का जन्म हुआ है 1900 में, इनका जन्म 1880 में, ये पहले होने चाहिए बाद में। तब बाद में कालानुक्रम आया, कालानुक्रम में मतलब नाम किसी का हो काल के समय के अनुसार। उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति के बाद विधेयवादी। तो विधेयवादी पे सबसे पहले प्रश्न लगाते हैं कौन? आपके कौन? रामचंद्र शुक्ल जी। तो उन्होंने कहा था जनता के हृदय सिंचित प्रतिबिंब है, जनता के हृदय का क्या होता है? सिंचित प्रतिबिंब होता है इतिहास। इसीलिए इतिहास क्या है, इस पे प्रश्न किया गया है। इसको डीप में पढ़ाऊंगा आगे। मतलब इतिहास का मतलब क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास क्या होना चाहिए? क्या उनका केवल परिचय देना? नहीं, उस समय की परिस्थितियों की सारी चीजों का लेखा जोखा, वो जाके हिंदी साहित्य का इतिहास होता है, वो जाके लेखन क्रम। अब शुरू से शुरू करते हैं, जरा आप लोग बताइए मुझे, मैं देखना चाहूंगा कितनी जानकारी है। अब बताइए, सबसे पहले अगर लेखन की बात आएगी तो वो भक्तमाल आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? भक्तमाल आपको मिलेगी 16वीं 17वीं सदी में। कब मिलेगी? 16वीं 17वीं सदी में। किसकी है? नाभादास की। नाभादास की ना, ये शुरुआत में यहां से लेखन क्रम चालू होता है, चालू होता है पक्का। अभी मैं पीडीएफ की तरफ बढ़ रहा हूं, बढ़िया पीडीएफ है, 1 मिनट रुक जाओ, ये पीडीएफ डिलीट हो गई ना, इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं। तो आप जानते हैं भक्तमाल नाभादास की। अब भक्तमाल से क्या प्रश्न आता है? कबीर के बारे में क्या कहा गया है, तुलसी के बारे में क्या कहा गया, मीर के बारे में क्या कहा गया है, मीराबाई के और सूर के बारे में। आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? बताओ जरा, आता है या नहीं आता है? आता है ना यहाँ से। तो भक्तमाल के बाद किसका नाम आता है? गोकुलनाथ का नाम आता है। इसके बाद अगर हम दूसरा नाम देखेंगे तो वो गोकुलनाथ हैं। और गोकुलनाथ की कौन सी रचना है? 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, लेकिन वो सिर्फ परिचय है। आता है कि नहीं आता है? तो यहां से अगर आप देखेंगे तो गोकुलनाथ का नाम आता है। लेकिन इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो किसका नाम आएगा? कौन सबसे पहले प्रयास किया था बताइए? तो एक नाम आपको मिलेगा, गारसा दत्तासी का नाम मिलेगा। किसका नाम मिलेगा? गारसा दत्तासी का नाम मिलेगा। और गारसा दत्तासी लिखते इस्तवार दलाल उत्तरेंदु हिंदुस्तानी, और ये फ्रेंच भाषा में था। अगर यहां से प्रश्न बनेगा तो सबसे पहला प्रयास किसने किया, एक प्रश्न ये बनेगा, और वास्तविक प्रयास किसने किया, ये प्रश्न बनेगा। दोनों अलग अलग बनेंगे, याद रखना। और दोनों आपके टीजीटी पीजीटी में पूछे जा चुके हैं। तो गारसा दत्तासी जो फ्रेंच भाषा में लिखते हैं, इस्तवार दलाल उत्तरेंदु हिंदुस्तानी, करेक्टली। हाँ मैं बताऊंगा अभी मिथिलेश, अभी आप आगे तक चलो। इसके बाद अगर आप चले आओगे तो शिव सिंह सरोज मिल जाएंगे आपको। कौन मिलेंगे? शिव सिंह सरोज मिलेंगे। वो लेखन क्रम वाला पीडीएफ शायद मिस हो गया है ना। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज की किताब का नाम आप बताइए। शिव सिंह सरोज की किताब का नाम आप बताइए। शिव सिंह सरोज की किताब का नाम आप बताइए, है ना। शिव सिंह सरोज बताइए। शिव सिंह सरोज है ना। शिव सिंह सरोज कौन लिखते हैं? शिव, क्या नाम है इनका? शिव सिंह सरोज कौन लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? प्रतीक्षा बताओ, आकांक्षा बताओ, लिखा या नहीं लिखा है? और 1883 में ये प्रकाशित होता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। 1883 में प्रकाशित होता है, नहीं प्रकाशित होता है? बिल्कुल प्रकाशित होता है। लेकिन इसके बाद किसका नाम आएगा बताओ? अगर हम शिव सिंह सेंगर के बाद अगले नाम की तरफ बढ़ेंगे तो किसका नाम आएगा बताइए? तब यहीं पे जो चौथा नाम आएगा वो आपका किसका नाम आएगा? ग्रियर्सन का आएगा। किसका नाम आएगा? किसका नाम आएगा? ग्रियर्सन का आएगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। और ये कब प्रकाशित होता है? ये 1888 में प्रकाशित होता है। ये नाम आएगा ग्रियर्सन का। किसका नाम आएगा? ग्रियर्सन का। कब प्रकाशित होगा? 1883 में प्रकाशित होता है। 83 में का 88 में? 1888 में प्रकाशित होता है ना।
1888 में, है ना। 83 में तो शिव सिंह सरोज था। अब इनकी किताब आ जाती है, इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा में थी। प्रश्न आएगा यहाँ से नहीं आएगा, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। बोलेंगे सर आएगा ही आएगा, तो इंग्लिश भाषा में लिखा गया इनका ग्रियर्सन वाला, लिखा गया कि नहीं लिखा गया। अब आ गए मिस्र बंधु 1913 में। अगर अगला नाम आएगा तो मिस्र बंधु, अब अगला नाम आएगा तो मिस्र बंधु का आएगा। आप बताइए मिस्र बंधु ने क्या लिखा भैया, तो मिस्र बंधु का कौन सा है, मिस्र बंधु विनोद, इनका मिस्र बंधु विनोद है। कितने भागों में है, यहां से प्रश्न आएगा, जरा बताइए कितने भागों में है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में है। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था, प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित होता है। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित होता है, 1913 में, और आखिरी भाग जो लास्ट वाला है वो 1934 में प्रकाशित होता है। यहां से प्रश्न आपका बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। अच्छी लग रही क्लास, बताइए। प्रवीण भी हैं, मैसेज करें हमारे पास। प्रवीण गुड आफ्टरनून, बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी, अच्छा लगता है यार ये पढ़ना पढ़ाना, आपके साथ बहुत बढ़िया लगता है। अब देखो आपको समझ आ गई इतनी सारी बातें, बिल्कुल समझ आ गई। मतलब भक्तमाल आते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से सारे प्रश्न आपके बनेंगे। गोकुलनाथ की एक ही प्रश्न बनेगा, 252 और 52 वैष्णव की वार्ता, है ना। 84 वैष्णव की 252, गारसा दत्तासी से बनेगा प्रश्न, शिव सिंह सिंगर से बनेगा। अब किसको बड़ा संग्रह कहा है, ये भी प्रश्न बनेगा। ग्रियर्सन की किताब किस भाषा में, अंग्रेजी में है, उनकी किस में है, फ्रेंच में है। मिस्र बंधु विनोद आते हैं, ये लिखते हैं। अब आप बताइए इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद धीरे 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 पदार्पण होता है किसका, हमारे शुक्ल जी चाचा का, जो हमारे हिंदी के लिए क्या है, भगवान हैं। क्या हैं, भगवान है ये हिंदी साहित्य के लिए। तो शुक्ल जी आते हैं जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी प्रकाशन हो 1929 में आता है, आता है कि नहीं आता है, आता है ना, हाँ उसमें भी ये सब सारी बातें आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद आप चले आएंगे 1929 के बाद किस पे, राम कुमार वर्मा पे। तो राम कुमार वर्मा की किताब का नाम क्या है बताइए, आलोचनात्मक इतिहास। यहाँ पे इनकी जो आती है वो आलोचनात्मक आती है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का क्या है, आलोचनात्मक इतिहास, ये 1938 में है। यही क्रम आपका चला आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। फिर इसके बाद आओगे हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी पे। तो अगर हम द्विवेदी जी की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य की भूमिका कब की है जरा बताइए, हिंदी साहित्य की भूमिका कब की है बताइए जरा, हिंदी साहित्य की भूमिका कब की है, 40 की है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास कब की है, 52 की है। हिंदी साहित्य की भूमिका के बाद क्या आता है, उद्भव और विकास आता है। किसी की भूमिका के बाद उद्भव और विकास आता है कि नहीं आता है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल फिर क्या होगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल वो होगा कब का, 52 का, है ना। हिंदी साहित्य का आदिकाल भी 52 का, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कोई दिक्कत नहीं। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। फिर अगर इसके बाद बढ़ोगे तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक तरीके से भगवान गणेश जी का जोड़ा गया था क्या, उनकी मुंडी। तो वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का है। फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये संपादित किया गया था। यहां से एक प्रश्न आता है कि हिंदी साहित्य इतिहास डॉक्टर किसने नहीं लिखा है, तो बाबू इसने कोई नहीं लिखा है, ये संपादित किया हुआ है, नीचे लिखा गया है संपादक। तो याद रखना, यहां से एक प्रश्न आता है किसने नहीं लिखा है, तो ये संपादक इन्होंने लिखा नहीं बल्कि इन्होंने संपादित किया है, डॉक्टर नगेंद्र और हरदयाल। यहां से प्रश्न गलत मत करना। तो ये प्रश्न आएगा आपका वैज्ञानिक उद्भव और विकास। उसके बाद ये डॉक्टर नगेंद्र का आएगा। डॉक्टर नगेंद्र के बाद आप देखोगे क्या हो गया, हिंदी साहित्य की संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का, वो भी किताब वहीं पढ़ी होगी, हिंदी साहित्य संवेदना। क्लियर, पक्का, गणपति बप्पा, मजा आ रहा है ना। अभी आपको और पढ़ाता हूँ, अभी पीडीएफ पे तो आने दो, अभी पीडीएफ पे तो आने दो, मजा आ जाएगा आपको, है ना। ये तो पीडीएफ एक मिसिंग हो गया इसी वजह से। अब एक बार जल्दी से बताएं, अभी याद करने का क्रम क्या होना चाहिए आपको, ये आपको याद होना चाहिए। तो जरा बताइए पहला नाम किसका आया, पहला नाम नाभादास का आया। नाभादास की भक्तमाल पढ़े। दूसरे नंबर पर हमने किसको पढ़ा, जल्दी बताइए। पहला नाभादास की भक्तमाल पढ़ा, दूसरा गोकुलनाथ को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। दूसरे नंबर पे थोड़ा अच्छा लिखता हूँ, हो डेमो ओमो है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएंगे। पहला क्या है, पहला है मैं एक्चुअली मैथ के स्टूडेंट रहा था पहले, बाद में मैं करने लगा, तो मेरी आदत ना बड़ी स्पीड वाली है। तो पहला तो आपका नाभादास हो गए, नाभादास हो गए जी।
नाभादास हो गए। नाभादास के बाद दूसरे नंबर पे गोकुलनाथ का जन्म होता है, मतलब गोकुलनाथ आते हैं। और एक बात बताओ, ये पुत्र किसके थे बताओ? वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? हैं, वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? नाभादास किसके पुत्र थे? किसके पुत्र थे नाभादास? बताओ, नाभादास किसके पुत्र थे? अब ये बताओ, नाभादास, वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ में क्या संबंध है? ये भी अभी चल रही है। हाँ, अभी चल रही है। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है, अभी ठीक हो गई होगी। अभी ठीक है ना? बर्फी हो रही है? अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है अभी ठीक है। तो देखो, उसके बाद हमने किसको पढ़ा? ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु को पढ़ा। मिश्र बंधु के बाद हमारे शुक्ल जी आ जाएंगे। शुक्ल जी के बाद राम कुमार वर्मा आ जाएंगे। राम कुमार वर्मा के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी आ जाएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद आपके ये कौन चले आएंगे? वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त चले आएंगे। गणपति चंद्रगुप्त के बाद हमने लिखा है उनका क्या बोलते हैं, डॉक्टर नगेंद्र का। फिर हिंदी साहित्य संवेदना इतिहास पक्का। वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ के पुत्र बताइए। नाभादास किसके पुत्र हैं? वल्लभाचार्य के ना, गोकुलनाथ उनके पौत्र हैं। तो वल्लभाचार्य के पुत्र कौन है? नाभादास। और नाभादास के पुत्र कौन है? गोकुलनाथ। वल्लभाचार्य दादा थे, वल्लभाचार्य है ना, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं कौन? कौन? विट्ठलनाथ ना, विट्ठलनाथ है ना, गोकुलनाथ। विट्ठलनाथ उनके पुत्र, गोकुलनाथ। हाँ, वल्लभाचार्य उनके पुत्र हैं विट्ठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र हैं विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ। विट्ठलनाथ के पुत्र हैं गोकुलनाथ, है ना, गोकुलनाथ। तो यहाँ पे आप देखोगे इनके पापा हैं ये, इनके पिताजी ये हैं, है ना, और इनके पिताजी ये हैं। ये इनके पिताजी हैं, ये इनके पिताजी, यही तो क्रम है। हाँ, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ और गोकुलनाथ, ठीक है ना। ये इनके दादा हैं, ये इनके पिता हैं। तो वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ के गोकुलनाथ। क्लियर? बढ़िया। अब आगे बढ़ूँ। अब आइए आदिकाल पे चलता हूँ। अब कहाँ चलता हूँ? आदिकाल पे लेके चलता हूँ अब आपको। अब देखो, आदिकाल में अगर हम शुक्ल जी को उठाएं तो प्रश्न कहाँ से बनना चालू होता है और प्रश्न समझ कहाँ से चालू होती है, वहाँ से हम बात करेंगे एक बार, है ना। एक बार हम यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ से कहानी शुरू कैसे होती है, ठीक है ना। चलो, शायद यहाँ दिख नहीं रही है। तो यहाँ से कहानी कैसे शुरू होती है? अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास शुक्ल जी को उठाएंगे तो कहानी यहीं से चालू होती है। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार की रचनाएं लिखी जाती थी। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की रचनाएं लिखी जाती थी। और वो कौन कौन थी जरा बताइए। एक तो थी अपभ्रंश की और दूसरे देश भाषा की। अब बताइए, यहां से प्रश्न बनता है कि नहीं बनता है? यहां से प्रश्न बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो यहां से जब कहानी शुरू होती है तो सबसे पहले प्रश्न यहां से बनना चालू होता है कि टोटल प्रश्न किताबों की संख्या। अब आदिकाल नामकरण पे भी प्रश्न आएगा। सबसे पहले नामकरण पे विवाद होगा। क्यों नामकरण विवाद होगा? क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग नामकरण किया कि नहीं किया। अब आप यहाँ देखेंगे तो पहले नामकरण पे आएंगे, लेकिन पहले यहाँ पहुँचते हैं। तो आदिकाल का नामकरण जो शुक्ल जी ने किया वो 12 किताबों के आधार पर किया, और 12 किताबें जो थी, अच्छा समय भी आपको बताना है। अच्छा, आदिकाल का समय 750 से 1450 तक है ना। ये भी अभी मैं डिवाइड कर देता हूँ, ये भी अभी आपको डिवाइड करता हूँ, पहले मुझे कर देना था। देखो, आदिकाल आता है, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, भक्तिकाल के बाद रीतिकाल। तो एक बार आप लोग बताइए किसको किसको नहीं पता है। चलिए मैं एक बार डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से, फिर आगे बढ़ता हूँ। पहले यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अगर मैं बात करूँ आदिकाल की, सबसे पहले आदिकाल, तो आदिकाल की जो समय सीमा है वो क्या मानी गई है? वो 750 से मानी गई। कहाँ से? कितना बताइए? 750 से कब तक? 1350 तक। 750 से 1350 यानी 13वीं सदी मध्य तक। तो ये आदिकाल की समय सीमा मानी गई है। अगर हम भक्तिकाल की बात करें तो भक्तिकाल की समय सीमा कितनी मानी गई है? तो भक्तिकाल की समय सीमा कोई बताइए। 1350 से कब तक भैया? हैं 14वीं सदी के मध्य तक ना, ये माना गया है ना। 1350 मतलब 14वीं सदी के मध्य तक,
टीजीटी एकेडमी से क्लास है? बताओ बताओ जल्दी। अगर हम भक्ति काल की बात करें तो कब तक है? 1750, यानी 1350 से लेके कब तक? 1750 तक आपका भक्ति काल है। और अगर हम रीति काल की बात करें तो 1750 से लेके कब तक? 1850 तक। कहां तक आएगा आपका रीति काल? कहां तक आएगा? 1650 तक है ना। हाँ, 1350 से 14वीं सदी, वही मतलब मध्य तक, 700 से 1300। उसके बाद आप देखोगे है ना 14वीं सदी के मध्य तक आएगा ना 1350। शुक्ल जी ने क्या माना है ना। उसके बाद आप देखोगे 1650 आएगा ना, 1650 से 1750 क्या समय माना जाएगा? बताओ 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 बताओ। 1850, क्योंकि फिर भारतेंदु चले जाते हैं 1850 में ना। तो 1850 में कौन चले जाते हैं? आधुनिक काल आ जाता है। 1850 भारतेंदु युग माना जाता है ना। उसके बाद यहीं से तो आपका चालू हो जाता है, यहीं से चालू हो जाता है कि नहीं? तो 1850 तक हो गया ये। 1650 से कहाँ तक? 1850। फिर आधुनिक काल आ जाता है, और ये जो आधुनिक काल आ जाता है 1850 से आधुनिक काल आ जाता है 1850 से अब तक। तो 1850 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, और 1900 से 1918 द्विवेदी युग, 1918 से 36-38 तक आपका छायावाद, फिर आपका प्रगतिवाद, फिर आपका प्रयोगवाद, फिर आपकी नई कविता। तो डीप में पढ़ाएंगे आगे। क्लियर ना? अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है, याद रखना। शुक्ल जी ने अलग माना है, नगेंद्र ने अलग माना है। तो यहाँ वो मत करना, ये तो मैं तुम्हारे साथ एक खाका बना रहा था। तो चलिए अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा? अब यहाँ पे प्रश्न की शुरुआत होती है। तो यहाँ से जो प्रश्न आता है देश भाषा और उसकी, तो देश भाषा मतलब जो बोलचाल की भाषा थी, और साहित्य की भाषा जिस पर लिखा जाता था, मतलब अपभ्रंश की भाषा जिस पर साहित्य लिखा जाता था। तो उन्होंने आदिकाल का विभाजन किया, और अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही क्या मिला? साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया गया। किस प्रकार? अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ वो अलग अलग माना गया, वो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा, मेरे सामने है चीजें, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपभ्रंश काव्य। तो अपभ्रंश काव्य की 4 है, इसको साहित्यिक पुस्तकें मानते हैं। विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कल एक मैराथन और कर लेता हूं भक्ति काल पे, एमसीक्यू पूरा कर लें। कल एक एमसीक्यू भक्ति काल पे 100 कर लेते हैं। कल 1 बजे यही समय है, 100 प्रश्न भक्ति काल के। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक टॉपिक से कितने प्रश्न बन सकते हैं। ये PYQ नहीं होगा, एमसीक्यू होगा। तो हमने आपको नाम बताया विजय हमारी कीकी। विजय हमारी कीकी मतलब विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 4 साहित्य की थी। बाकी 8 जो थी वो देश भाषा की थी, जिसमें बीसलदेव रासो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमेघ जस चंद्रिका, परमाल रासो जो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, और खुसरो की पहेलियां आदि। अब इसमें क्या सभी वीर गाथात्मक हैं? तो आपको आंसर आएगा नहीं। किसमें कंफ्यूज हो? ये तो बड़ा सरल है ना, एक बार शेयर कर देना। अलग अलग लोगों ने अलग अलग माना है ना। बताओ कंफ्यूजन की। ये देखो मेरे पास, मैं ये दिखा देता हूं आपको, पेज नंबर डॉक्टर नगेंद्र खोलो। देखो पेज नंबर 41, पेज नंबर 41 खोलोगे आपको मिल जाएगा। 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, है ना। ये 14वीं सदी के मध्य मतलब 750 1450, और 14वीं से 17वीं सदी के मध्य तक, यानी 1450 से 1750, और 1750 से 19वीं सदी के मध्य तक। 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी मतलब 1850, 1800 से हो जाता है ना। और ये देखो 14वीं सदी मतलब 1350। क्यों? क्योंकि 13वीं से 14वीं हो जाता है। बच्चा देखो, आप लोग कंफ्यूज मत होना, आपको मैं बताता हूँ होता क्या है कि यहाँ पे जब होता है ना, जैसे देखो मैं इनकी भाषा लिख के आपको बताता हूँ। इनकी भाषा जो इन्होंने लिखा है 7वीं सदी से 14वीं सदी मध्य, तो 7वीं सदी मतलब 750 ये हो गया, 7वीं सदी के मध्य ये हो गया। 7वीं सदी मतलब 700 चालू हो गया मध्य, और 14वीं सदी के मध्य तक, तो 14वीं सदी मतलब 1350, क्योंकि 1301 से 14वीं सदी लग गया आपका ना। और अगर देखोगे फिर 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, तो 14वीं सदी मतलब 1350 से लेकर 17वीं सदी के मध्य तक। 17वीं सदी मतलब 1650 होगा ना, 1650, ये 17वीं सदी चल रहा है ना,
ये 17वीं सदी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद देखोगे 17वीं सदी से मध्य तक 19वीं सदी तक, तो ऐसे ही लिखा जाता है, ये ऐसे ही होता है ना। हिंदी का अच्छी बुक सबसे पहले ही बता दिया आपको। तो आपको 12 हो गया ना, ये 12 रचनाएं हो गई। अब यहाँ से जो प्रश्न आता है वो ये आता है, उपर्युक्त 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया कि नहीं किया। इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ाऊंगा कि चारण काल क्यों कहा गया है ना, बीजवपन काल क्यों कहा गया है ना, वीर गाथात्मक काल क्यों कहा गया, वीर काल क्यों कहा गया, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो कहते हैं नामकरण वीर गाथा काल पे हुआ। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव को रासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं, अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल इन्होंने रख दिया। अब देखो प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं हैं। प्राकृत भाषा की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। और प्रथम अवस्था को पाली कहते हैं, दूसरी को प्राकृत कहते हैं और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहते हैं। बताइए क्या यहां से प्रश्न आएगा कि नहीं? संदीप वर्मा, ये चीजें बाद में पूछ लेना, अभी क्लास चल रही तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य, 19वीं मतलब 1850 मतलब 1650 से 1850, 1650 से लेके 1850, ये है रीतिकाल का, ये है रीतिकाल का, ये रीतिकाल का है, ये रीतिकाल डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, ठीक है ना। हाँ, तो कहते हैं ये पूछा जाता है कि नहीं। अब इन्होंने प्राकृत की 3, अगर मैं इसके पहले अवस्था करूं तब, अब लो चलो मैं आपको ये भी बांट देता हूं। तो अगर इसको बांटने से पहले यहां पे देखिए, जैसे संस्कृत थी, संस्कृत से पहले छंदस है ना, उसके बाद आप देखोगे संस्कृत है ना, संस्कृत के बाद क्या आती है? पाली आती है, पाल के बाद आपकी क्या आती है? प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद आपकी क्या आती है? अपभ्रंश आती है। अब यहीं से प्राकृत की 3 अवस्था मानी गई। कितनी अवस्था? प्रथम प्राकृत को हमने पाली कहा, द्वितीय प्राकृत को हमने प्राकृत कहा और तृतीय प्राकृत यानी अंतिम को क्या कहा? अपभ्रंश कहा। अब आप जरा बताइए यहां से प्रश्न आता है कि नहीं आता है? अगर आप किताब उठा के देखोगे तो अपभ्रंश की मतलब उसकी अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का क्या होता है? जन्म होता है। शुक्ल जी की किताब उठा के आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यही वो कह रहे हैं, जरा देखिए कि पाली प्रथम अवस्था, दूसरी अवस्था को प्राकृत और अंतिम अपभ्रंश अवस्था को क्या कहा गया? अपभ्रंश। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। ये बात आप जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? मजा आ रहा है आपको? अगर मैं ये भी निकाल के दिखा दूं आपको तो चलो ये भी बांट देता हूं बच्चा, ये भी देखो आप। तो यहां पे क्या हुआ? अब चली आई अपभ्रंश। अब अगर हम अपभ्रंश को बांटे, देखिए ये हो गया अपभ्रंश, ये क्या हो गया? अपभ्रंश। तो क्या अपभ्रंश से डायरेक्ट आ गई? नहीं जी नहीं, अपभ्रंश से आई हिंदी, अपभ्रंश से आई हिंदी। हिंदी से आपकी हिंदी के भी 5 प्रकार हुए। 5 प्रकार बताओ कौन कौन से हुए? जरा बताइए। इसमें आपको पूर्वी हिंदी मिलती है, इसमें आपको पश्चिमी हिंदी मिलती है, इसमें आपको पहाड़ी हिंदी मिलती है, इसमें आपको राजस्थानी हिंदी मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती? बताओ जरा आप, मिलती कि नहीं मिलती? इसमें आपको गुजराती मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती है? मिलती है ना। तो ये देखोगे आप, इसकी भी 5 अवस्था बांटी गई। तब जब आप आओगे तो इसी अपभ्रंश से क्या हुआ? बोली हुआ। मतलब अपभ्रंश, अपभ्रंश से आप आओगे पुरानी हिंदी, हिंदी यानी भाषा, इससे आप आओगे तो उपभाषा यानी हिंदी की 5 उपभाषा आएंगी और इसी उपभाषा से 18 बोलियों का जन्म हुआ। जो 18 बोलियां हिंदी वाली हैं, इसी से आपका जन्म होता है। किसका? उपभाषा का। और वही है पूर्वी हिंदी देखोगे अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी हिंदी में कौरवी, बुंदेली, खड़ी बोली, आपका देखोगे कन्नौजी और क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली कुमायूनी हो गया, राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। उसके बाद आपका ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। सारी चीजें एक सीरियल से आपको मिल जाएगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो ये आपका हो गया यहाँ से अपभ्रंश वाला। ये मैं आपको व्याकरण भी पढ़ाऊंगा। तो प्राकृत भाषा की तीनों हो गई। अब आप और आगे बढ़िए, एक एक प्रश्न यहाँ से बनता है, शुरू होता ही प्रश्न यहीं से है। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी कहा। क्या कहा है? यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, प्राकृताभास और प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे। अब इन्होंने क्या कहा? अपभ्रंश के लिए प्राकृत की अंतिम अवस्था का भी प्रयोग किया है, अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी भी कहा है और अपभ्रंश के लिए प्राकृताभास हिंदी भी कहा है। ये तीनों आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और ये बन सकते हैं। अब आइए,
अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का पता कहां से चलता है? लगा लिए ना। अपभ्रंश और हिंदी का पता कहां से चलता है? तब आपको पता चलेगा कि इसका सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों या सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी का अंतिम अपभ्रंश अवस्था। अब सुनो, अब जोइंद कवि आ जाते हैं, उनकी परमात्म प्रकाश है, उनकी योग सार है, लेकिन उससे पहले भी, उसके बाद देखो शुक्ल जी ये मानते हैं, कई लोग ये कंफ्यूजन होते हैं, सर 7वीं शताब्दी में इन्होंने माना है, उसके पहले जोइंद कवि आ जाते हैं, परमात्म प्रकाश योग सार में मिलने लगता है। तो बाबू देखो ये जो संस्कृत इनका है ना, शुक्ल जी की किताब, ये कहते हैं कि सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है पता। ये प्रश्न डायरेक्ट यहां से आएगा। और ये भी प्रश्न बनेगा, मुंज और भोज के समय के लगभग ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य का काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है संवत 1050 से लेकर संवत 1350 तक माना जाता है। ये भी प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल कब से कब तक शुक्ल जी ने, तो संवत 1050 से संवत 1350 तक माना गया है। और इसमें अगर आप 57 घटाओगे तो आपको इस भी निकल आएगा। तो ये माना गया है। और यानी महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर के समय तक के पीछे तक माना जाता है। एक एक प्रश्न आप मेरी 2 क्लास देख लो, एक ये क्लास देख लो कंटेंट वाली, एक प्रश्न वाली, मैंने गोता लगा दिया पूरा, यानी आदिकाल एक एक टॉपिक का गोता, मतलब उसके सारे PYQ उसके सारे MCQ कराऊंगा और आपसे बेजोड़ कोई हो नहीं सकता। मैं हर विद्यार्थी को अर्जुन बना सकता हूं, लेकिन हर विद्यार्थी के अंदर अर्जुन जैसी लगन होनी चाहिए, नहीं तो तुम मरे पड़े रहोगे, सोए रहोगे, तो मेरे करने से कुछ नहीं होगा अकेले से। आगे बढ़िए। तो अब देखो नामकरण आता है। क्या आता है भैया? नामकरण। नामकरण ना, अगर हम नामकरण की बात करें, एक बार भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो मैं अपना परिचय दे दूं, अगर आप नए लोग हो तो मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा, मैं अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और मैंने नेट JRF में बड़ा अच्छा काम किया है, मैं वहां पे टॉप रैंकर हूं और मैं टेट में भी टॉप रैंकर हूं, है ना। तो अनअकैडमी में मैं एक परमानेंट टीचर हूं और मैं अनअकैडमी पे ही पढ़ाता हूं। ये जो चैनल है यहाँ पे आपको स्पेशल क्लास, मैराथन क्लास वही करा सकता हूं, बाकी आपकी क्लासें वहीं चलेंगी। मेरे पास समयाभाव है, नहीं तो मैं यहीं करा देता। अब समय होता ना, हमारा करार उनसे है, जितना समय है वो करार उन्हीं से हो गया है। बताओ, ठीक है ना। तो अब देखो चारण काल। चारण काल कहते हैं ग्रियर्सन साहब, ग्रियर्सन साहब, क्योंकि ग्रियर्सन बाहरी थे, ग्रियर्सन साहब चारण काल। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु और आरंभिक काल कौन है? गणपति चंद्रगुप्त। याद रखना, आरंभ अलग है, प्रारंभ अलग है। आरंभिक कर लो, जब हम कोई चीज आरंभ, आरंभ मतलब शुरुआती, और प्रारंभ मतलब कोई कार्य रुका है उसके बाद उसको प्रारंभ करना। तो अगर हम प्रारंभिक की बात करें तो मिश्र बंधु और आरंभ गणपति चंद्रगुप्त। कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो गणपति से शुरू करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। इसी के आधार पर उन्होंने 12 पुस्तकों को प्रमाणिक माना है। अगर हम सिद्ध सामंत करें तो राहुल, क्योंकि राहुल गांधी भी सामंतवादी के प्रतीक हैं। वीर काल विश्वनाथ, क्योंकि भगवान शंकर वीर है ही, आप जानते हैं, तीसरा नेत्र खोल दें। और संधि काल एवं चारण काल राम कुमार, इसको मैंने खुद बताया था कि अगर भगवान राम की बात करो तो उनके यहाँ चारण वाले लोग भी रहते थे, चाहे सुग्रीव अंगद जी हों चाहे हनुमान जी हों, सब रहते थे नहीं उनके चरणों में। और संधि के लिए भी वो तैयार रहते थे। राम और रावण के पास कितनी बार संधियाँ भेजी कि नहीं भेजी, है ना। उसके बाद देखोगे जय काल तो रमाशंकर, जय किसकी हैं? शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। वीर हैं तो विश्वनाथ और जय बोलना है तो रमाशंकर शुक्ल रसाल की हैं। अगर मैं और आगे बढ़ूं, आधार सुमन राजे, आधार तो मैंने बताया ही था। अब तो मैसेज हो गया, पहले आधार ये होता था। अभी भी ब्याह वो हो जाता है तो उसमें ऐसे पता नहीं कैसे ऐसे करके फूल देते हैं लोग, ऐसे घुटने के बल पे हो गए। ये तो मुझे बड़ी शर्म आती है। अब देखो ब्याह में अगर मुझे भी करना पड़ गया तो कैसे देंगे? गुड आफ्टरनून राही आकांक्षा दीक्षा, है ना। तो आधार क्या है? फूल है। उसी फूल में कहते हैं ना, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। और चला गया, बाबूजी को पता चल गया फूल आया है ना। तब उधर से क्या होगा? गाड़ी भर के आएंगे लोग, तुम्हारा बेटा हमसे तुमसे नहीं संभल रहा है क्या, हम संभाल दे क्या, हैं? सुपारी दे देंगे, हैं? हड्डी फड्डी तोड़ देंगे दोबारा अगर फूल भेजा तो बाबूजी कहेंगे जाने दो, गलती हो गई, लड़के हैं,
हैं, हो जाती है गलती। मुलायम दादा क्या बोले थे? तो आधार क्या है? सुमन राजे। और जो अपभ्रंश काल ये धीरेन्द्र वर्मा का है, उद्भव वासुदेव का। वासुदेव का उद्भव हुआ तक नहीं जब लेके गए थे वो, है ना, वासुदेव का उद्भव हुआ था तो लेके गए थे नहीं उनके पिताजी नदी पार करते हुए। और हिंदी कवि के प्रथम प्रस्तोता तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत पुंड को, है ना। और हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र सूर्य को माना है। अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो राम कुमार वर्मा ने स्वयं को ही मान लिया, स्वयंभू को। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को माना है और हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को माना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में प्रमुख कथन। अब ये कथन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, बताओ पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब देखो यहाँ से कथन है, अब यही किताबिया से तो आप पढ़ रहे थे कि यानी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। शुक्ल जी ने कहा या नहीं कहा? कहा? कहा या नहीं कहा? सच्ची जब कुछ टूटा है तब ये सही नहीं है, कूट दूंगे। अच्छा, हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1500 से 1375 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? महाराजा भोज के समय से हमीर देव के समय तक माना जाता है। शुक्ल जी का ही तो कथन है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तीसरे नंबर पे चले आओ आप, तीसरे नंबर पे आओगे, राज्याश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों की गाथाओं का भी वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से है, जिसमें विजयपाल रासो है, जिसमें हमीर रासो है, जिसमें परमाल रासो है, वही चीज है। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा। क्या कहा गुरु? वीर गाथा काल कहा। अच्छा लग रहा है कि नहीं? रोज क्लास इसी टाइम नहीं होगी भैया, एक बार फिर से सुन लो। कल होगी भक्ति काल के 100 प्रश्न मैराथन। कल सभी लोग आना, अभी ये क्लास चलेगी। अब आइए, अपभ्रंश नाम पहले पहल कहाँ मिलता है? ये भी प्रश्न आता है। बल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, ये भी प्रश्न आएगा आपसे, मिलता है। और जिसमें उसने अपने पिता गुसेन संवत विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि का है। और सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यहाँ से प्रश्न आपका आ सकता है। बढ़िया ना? एकदम अभी देखो, अभी प्रश्न आने दो, अभी खूब बढ़िया प्रश्न आपके लिए कराता हूँ। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। अब ये भी प्रश्न आपसे आ सकता है कि जो पुरानी हिंदी है उसकी जो व्यापक काव्य भाषा का ढांचा था वो सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश यानी ब्रज और खड़ी बोली मिश्रित थी। अभी डिंगल पिंगल वाली भी आपको समझनी पड़ेगी, है ना। आध्यात्मिक रंग के चश्मे उन्होंने कहा, ये आध्यात्मिक रंग के चश्मे वाला कहा, किसके लिए कहा? ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता। अब महत्वपूर्ण पंक्तियां आपको स्वतः करनी है, मैं इसको नहीं कराऊंगा, आपको बता देता हूं। जो जिड़ सासड़ भाषयु, ये है ना, और जो पाले से ये श्रावकाचार देवसेन से है कि नहीं है? ये याद रखना है आपको, मैं खैर याद करा दूंगा। पंडी शैल सत्य बखाणे देहे बुद्धि बसंत न जाने, और अगमा गमड़ अमड़ा गमड़ और तेन बिखंडई तोड़ी लज्जई भड़ई हूँ पंडी, ये सरहपा की दोनों पंक्तियां, ये भी और ये भी। और जही मन पवन न संचरे, ये भी है सरहपा की, है ना। और घोर आधारे चंदमणि जिम उज्जैव करे, ये सब पंक्तियां आपसे पूछी जाएंगी। यद्यपि अब पैटर्न बदल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं है कि नहीं पूछा जाएगा, ये अभी भी पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। कावा तरुवर पंचबिड़ा लुईपा है। मैंने क्या बताया था? लुईपा हमारे यहाँ अवधि में लपक के बोला जाता है, एकदम लपक के कोई चीज़ उठा लो। और ये लपकना एक जगह होता है, आप जानते हैं, एक कोहबर होता है, मनाया जाता है। आपको पता है कि नहीं? जब शादी होगी तो एक कोहबर का प्रोग्राम होता है। कोहबर के प्रोग्राम में दूल्हा जाता है, दूल्हे के मित्र लोग सोचते हैं हम भी जाएं, वहाँ बड़े समीप से लड़की लोगों को देख लेंगे, है ना। लेकिन जाने नहीं पाते, वो बाहर गेट पे खड़े महिलाएं उनको नहीं जाने देती, दुल्हा को ही अकेले जाने देती हैं। तो उसी कोहबर में क्या होता है, लपक के ऐसे निकालना पड़ता है। तो क्या होता है, कुछ ऐसे छीना झपटी वाला सीन होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो मेरी शादी थोड़ी हुई है यार,
है ना। तो कोहबर वाले में आप देखोगे तो वो सीन लपक के, तो कावा तरुअर पंच बिड़ाल, यहाँ मैंने लपकना कहा था कौवा को कि काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी, मानुस हो तो वही रस खानु बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वालन हैं। तो काग के भाग बड़े सजनी हरी, ऐसे लपक लेता कौवा। तो कावा तरुअर पंच बिड़ाल लुइपा कहे, और भाव न होई अभाव न होई लुइपा, ये भी है। और सहजे थरकर बारूड़ी साध विरूपा की है, और एक जय मंत्र तंत्र कणहपा की है। किसकी है? कणहपा की। कुबेर में बाती मिलाने का काम किया करते हैं। अच्छा, निवेदिता कुछ ऐसा ही होता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। अगर मैं बात करें 6 नंबर की, हालो डोबी तो पूछी सदाभावे सदगुरु कणहपा की है। भला हुआ जो मारिया हेमचंद की है, और पिय संगम कहनी दड़ी हेमचंद के, ये भी पूछा जाता है। और गंगा जमुना डोम्बिपा की है। गंगा जमुना के किनारे डोम पाए जाते हैं जो लाश को जलाते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया खत्म, अब चलता हूं मैं आगे। नगर बाहिरे डोबी तोहरी कुटिया छाई, है ना। और आप देखोगे छोई जाई सो बाई, ये सब आप पढ़ लेना, कणहपा की है। ये देसिल बैना सब जन मिठा विद्यापति की है। अब ये पढ़ लेना आप, ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है बहुत, है ना। ये सारी पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं बढ़ता हूँ, आपको ले चलता हूँ भक्ति काल की तरफ। कहाँ ले चलता हूँ? भक्ति काल की तरफ। कहाँ ले चलता हूँ? भक्ति काल की तरफ। अब आइए भक्ति काल। भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। अब भक्ति काल क्यों आई? भक्ति काल क्यों आया? किस लिए आया? लोग हताश से निराश थे। इसी समय मुस्लिम का हमारे यहाँ आक्रमण होता है। मुस्लिम लोग आते हैं। मध्यकाल है, मध्यकाल है ना, मध्यकाल है। तो मध्यकाल में कौन आता है? मुस्लिम आते हैं। अब जब मुस्लिम आते हैं तो हमारे यहाँ बड़ा उलटफेर होता है, तमाम परिस्थितियाँ जगती हैं। जो लोग पहले चारण प्रवृत्ति के थे उनके अंदर एक अलग अलग भावना आती है। तो ये सारी परिस्थितियाँ मैं एक दिन क्लास लूँगा, आपको गजब की क्लास कराऊँगा, यूपीएससी मैटर की तरह शानदार क्लास, है ना। तो अब यहाँ पे अब इतनी डीप तो मैं नहीं बता सकता क्लास में, लेकिन आपको इतना बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या माना। सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा, किसने क्या माना, यानी भक्ति काल के उदय का कारण क्या है, सबसे पहला प्रश्न यहाँ से आपका बनेगा। और अगर समय सीमा की बात की जाए तो 1350 से 1700 तक ये संवत है, ये संवत है। इसको माना है भक्ति काल का समय। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, ठीक है। हमें खुद पढ़ना होता तो क्लास में आते क्यों? नहीं पढ़ाऊंगा, वो पेड बैच में पढ़ाऊंगा, वो पेड बैच पढ़ाऊंगा। सब चीज़ यहाँ नहीं हो सकता ना। ये डेमो क्लास का मतलब होता है आपको पढ़ना कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप। अब देखिए भक्ति काल को बांटा गया। भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया? तो आप लोग जानते हैं भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया निर्गुण और एक हो गया सगुण। अगर हम निर्गुण की बात करें उसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक हो गया ज्ञानाश्रय, एक हो गया प्रेम मार्गी। और हम अगर सगुण को बात करें तो राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। घनघोर प्रश्न यहाँ से आते हैं एकदम, जैसे बरसे मघा झकोरी झकोरी मेरे दुई नयन चुए चहु गोरी, वैसे ही यहाँ से भी प्रश्न आता है झकोरी झकोरी। तो भक्ति काल आप देखोगे तो मैं आपको बता ही दिया, है ना, इसमें कोई समस्या है नहीं। आगे बढ़िए आप। इस काल को 6 प्रकरण में बांटा गया है। अगर शुक्ल जी की किताब देखोगे 6 प्रकरण मिलेगा। पहला सामान्य परिचय है, दूसरा निर्गुण धारा है, प्रकरण 3 में प्रेम मार्गी, एक में ज्ञानाश्रय, एक में प्रेम मार्गी। याद करने का कैसे है कि पहला सामान्य परिचय, निर्गुण 2 में हो गया, 2 और 3, एक में ज्ञानाश्रय, एक में प्रेमाश्रय। अगर चौथे में चलोगे तो सगुण भक्ति धारा आ गया, और राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, और 6 सगुण भक्ति धारा की फुटकल रचनाएं। अब आपको मैं थोड़ा सा डीप समझाता हूं कि किस प्रकार कैसे होता है। अरे भैया, और एक तो भैया तुम लोग ना एकदम ढिढोरा पीट दो, गुरुजी एकदम मामला सेट चल रहा है, एकदम बच्चों समझ जाओ, मतलब मेरे लिए कोई ऑप्शन छोड़ना मत आप लोग, है ना। मतलब अगर दोबारा मेरी शादी होने का भी प्लान हो, अगर मान लीजिए कहीं कहीं कुछ चल रहा हो, टूट जाए, दोबारा शादी होने का भी प्लान हो, तो तुम लोग होने मत देना, हर जगह बता देना, गुरुजी सुनो सुनो सुनो, सभी लोग सुनो। अरे भैया काहे को तुम लोग मैं बद्ध पिटाते हो, हैं यार, एक मतलब चलो। तो सगुण धारा भक्ति राम भक्ति शाखा, आप लोग जानते हो लोग विवाह के बाद भी कंवारे रहते हैं, और तुम कंवारे को भी नहीं कंवारे रहने दे रहे, तुम लोग जुल्म करते हो। यहाँ लोग ब्याह के बाद भी कंवारे रहते हैं बाहर,
और यहाँ तुम मतलब कोई कंवारे आदमी को भी तुम उसको शादीशुदा घोषित कर दो, कहना क्या चाहते हो, है ना। ये क्लास चलेगी अभी शाम को 8 बजे भी है। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आ जाना, है ना, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाना, वहाँ पे क्लास की इन्फॉर्मेशन, यही राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है ना। अच्छा, आज आपको ये क्लास, इसमें आपको नंबर भी दे देता हूँ, लेकिन आप लोग इसमें मैसेज वगैरह ज़्यादा मत करना, मतलब बहुत ज़रूरत होने पर कोई जानकारी होगी तभी, है ना, क्योंकि ये कम बच्चे हैं और ये सब आप सीरियस हैं, तभी आपको दे रहा हूँ। 8860380872, है ना। क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह लिंक मैं उस पर डाल देता हूँ। ऐसे राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल भी है, ये बहुत मजबूरी होने पर इसका यूज करना है, मैसेज करना, कॉल मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में होता हूँ तो कॉल नहीं। आपको कोई दिक्कत आएगी एडमिशन लेने में, बता देना, मैं समझा दूंगा कैसे होता है, वीडियो बना के भेज दूंगा। तो राही अध्ययन धाम टेलीग्राम चैनल भी हिंदी बाई राम सर, वहाँ पे सारी क्लास का लिंक जाता है, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ। अब देखो प्रकरण 1 में, इस प्रकरण में शुक्ल जी ने भक्ति काल के उदय की व्याख्या करते हुए ये सब दिया है, ये सब किताब में आप पढ़ लेना। और भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ेंगे तो हम समझेंगे क्या हुआ था उस समय। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, देश में जो मुसलमान हैं उनका ब्याह के बाद कंवारे कैसे, ये तुम नहीं समझोगे। गुड आफ्टरनून नीरू पंडित। तो मुसलमानों का क्या हो गया था, राज्य प्रतिष्ठित हो गया था। हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया था जिसके उसके सामने ही उसके देव मंदिर। ये शुक्ल जी का कथन है, एक्चुअली ये शुक्ल जी का कथन है। किसके बारे में, भक्ति काल के उदय के बारे में। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था, उनके सामने उनके मंदिर गिराए जाते थे, तोड़े जाते थे, उनके साथ ज्यादती होती थी उनके लिए। और क्या था तब उस समय, 2 चीज होता है, जब तुम बहुत परेशान होगे या जब तुम्हारा दिल टूट जाएगा तब तुम क्या करोगे कि बंसी सब सुर बाजे है, एक ही सुर में बाजे है, सब कुछ राधे राधे है। तब क्या करोगे, हैं, तब क्या करोगे, अरे कौन सी पार्टी पड़े हो लला, मन लेत पे देत छटाक नहीं, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यहाँ ने को सयानक बाप नहीं। तब भैया क्या होता है, भक्ति आती है। भक्ति आती है कि नहीं, बालक बहुत उत्सुक हैं। हाँ देखो यहाँ पे, तो भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, ये सब सारी चीजें चल रही थी। देव मंदिर गिराए जा रहे थे, देव मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्या करते, और ये क्या किए, तब इनके अंदर भक्ति आई, वहीं से भक्ति काल का उदय होता है। लेकिन तभी आते हैं कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब, कहते हैं अरे महाराज ऐसा नहीं है ना, हाँ ऐसा नहीं है। तो कहते हैं कि तब परस्पर लड़ने लगे और स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए थे। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही और अपने पौरुष हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग नहीं था। इसीलिए भक्ति काल का उदय हुआ। लेकिन अलग अलग लोग खंडन करते हैं, ये तो शुक्ल जी का कथन है। आगे बढ़िए आप। भक्ति काल की धार्मिक स्थिति के विषय में लिखा है कि वज्रयानी सिद्ध, देखो यहां से प्रश्न आता है, वज्रयानी सिद्ध कापालिक आज देश के पूर्वी भागों में, प्रश्न बनते कि नहीं, कहाँ पाए जाते हैं, बनते कि नहीं, कह रहे मैं बिना ब्याह के जन्म जुग्गीकारी हूँ। जुग्गीकारी हो तुम, अच्छा हाँ ठीक है ना। तो वज्रयानी सिद्ध कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में, अब पूछा जाता है सिद्धों का स्थान क्या था, पूर्वी भागों में, और नाथपंथी जोगी पश्चिमी भागों में। यहां से प्रश्न आता है। इसी बात से इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसका हृदय धर्म शून्य कितना दूर हटता चला जा रहा था कि नहीं। अभी एक प्रश्न आया था, नाथपंथियों ने भक्ति भावना जगाई और तुम लोग उल्लू बन के कर दिए जगाई। अरे बाबू दबता चला जा रहा था, दबाई उठाई कहाँ, जगाई कहाँ, दबता चला जा रहा था। देखो लिखा जा रहा है कि नहीं, भक्ति भावना दबती चली जा रही थी नाथपंथियों और इन पे योगियों पे, ठीक है ना। तो भक्ति के संदर्भ में दक्षिण उत्तर भारत का संबंध, भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया कि नहीं मिल गया। कहते हैं कि जब आपका हृदय रिक्त हो, उसी समय, जैसे आप जानते हो, आपने आधे अधूरे पढ़ा है, आधे अधूरे उपन्यास में क्या होता है सावित्री के साथ, सावित्री घर में टूटी है,
उसकी बेटियां नहीं सुनती, उसका पति कामकाजी नहीं है, पैसा नहीं कमाता, तो उसको कोई थोड़ा दे देता है, सावित्री तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छा काम करती हो, तब सावित्री को लगता है ये पुरुष हमको बहुत मानता है, तब सावित्री उसके गले लिपट जाती हैं कि तुम्हारे हृदय में मेरे लिए स्थान है क्या। ये खंडित व्यक्तित्व होता है। कुछ दिन बाद इनकी भी चाह नहीं पूरी होती, तब ये दूसरे के पास जाती हैं, तब वो कहता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा हृदय बड़ा अच्छा निर्मल है, तुम दिखने में बड़ी सुंदर हो। कुछ दिन बाद वहाँ पे भी लड़ाई हो जाती है। नहीं तो एक बात आपको जानते हो कि नहीं जानते हो, इसी को कहते हैं खंडित व्यक्तित्व। वही कालिदास वाली हाल थी, कालिदास वाली हाल थी कि नहीं, कालिदास वाली। कालिदास को क्या लगा, प्रियंक मंजूरी जाके ब्याह रचा लिए। उधर कौन थी, मल्लिका, मल्लिका उनकी अंबिका, हाँ मल्लिका थी, मल्लिका उनकी आशा देख रही थी। और तब आते हैं जब प्या 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 बच्चा हो जाता है उसको, इतने दिन तक कौन इंतजार करेगा भाई। खंडित व्यक्तित्व तो नहीं होना चाहिए। तो जब तुम्हारा हृदय रिक्त रहेगा, जब तुम्हारा पति तुमको प्यार नहीं करेगा और तुम्हारा पति तुमको समय भी नहीं देगा, घूमने भी नहीं ले जाएगा, शॉपिंग नहीं कराएगा, तो कोई अगर दूसरा पति आएगा किसी और का, कहेगा आप तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ा उदार स्वभाव है आपका, आप दिखने में भी सूरत है, कानों का कंगना आपका बड़ा अच्छा लगता है, तो प्यार कर बैठेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसीलिए अपनी पत्नी को पर्याप्त समय दो, ठीक है ना। तुम दूसरों की पत्नी को प्यार कर लोगे तो कोई तुम्हारी पत्नी को भी प्यार कर लेगा। अपनी पत्नी को प्रेम करो भैया सब। तो कहते हैं कि उत्तर भारत का संबंध, वही कहते हैं कि परिवर्तन था ना, शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय में। अब यहाँ जनता अपने हिसाब से तो जी नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा उलटफेर था। तो अब क्या किया, भक्ति की तरफ मूवमेंट हो गया। जैसे कि आप देखोगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म जब आया तो उस समय हिंदू धर्म में बहुत सारे क्या थे, कुरीतियाँ थी। अब उनको अवकाश मिला, उनको मार्ग मिला सबके लिए। वैसे रामानंद ने ही सबके लिए खोल दिया था भक्ति का मार्ग, तो लोग उधर ज़्यादा जाने लगे। चाहे अंबेडकर को भी देखो तो उन्होंने धमकी दी थी, अगर हिंदू धर्म ऐसे रहा तो मैं बौद्ध धर्म, और बाद में स्वीकार भी कर लिया था कई लोगों को मिलके। तो ये सारी चीज़ें हैं। भक्ति आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भावना कुछ लोगों में जगाई। पक्का नहीं, हिमानी मैम की क्लास यहाँ नहीं होती है। हिमानी मैम की क्लास दूसरे कोचिंग में होती है, उनका टेलीग्राम चैनल है ना, CDP बाई हिमानी मलिक, आप लोग ज्वाइन कर लो, उनकी क्लास का लिंक वहाँ मिलता है। अरे संदीप राय, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, सब ऐसे उसको सीरियस मत लो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, तुम लोग मेरे ही पीछे पड़ जाते हो। इतनी PDF लेकर आए हो, पहले पढ़ो तो, अब आप और आगे बढ़ो। अब एक प्रश्न बनता है कि निर्गुण और सगुण काव्य धारा का तुलनात्मक अध्ययन, अगर हम निर्गुण और सगुण काव्य धारा का तुलनात्मक अध्ययन करें तो कैसे करेंगे, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। निर्गुण और सगुण का हम तुलनात्मक अध्ययन करें। देखिए, निर्गुण और सगुण दोनों भक्ति मार्ग की दो पद्धतियां हैं, वो भी भक्ति मार्ग की पद्धतियां हैं, ये भी भक्ति मार्ग की पद्धतियां हैं। समझ गए कि नहीं। निर्गुण काव्य धारा में संत और सूफी दो विशिष्ट विचारधारा हैं। निर्गुण काव्य में एक तो संत काव्य और एक सूफी, दो क्या है, दो विशिष्ट विचारधारा हैं। जबकि सगुण काव्य में राम और कृष्ण, ये भी आप जानते हैं। तो आप एक बात बताइए, निर्गुण धारा में ब्रह्म चिंतन का विषय है, निर्गुण धारा में जो चिंतन का विषय वो ब्रह्म है। तात्विक अंतर क्या है, निर्गुण और सगुण में अंतर क्या है, इसकी विशेषता हम करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो निर्गुण में संत और सूफी और सगुण में राम और कृष्ण हो गए। यहाँ पे आप देखिए, निर्गुण में क्या है, ब्रह्म है जो चिंतन का विषय है। यह सामाजिक पारिवारिक प्रत्यक्ष संबंधों में नहीं है ना, ये नहीं है। देखो, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। जो निर्गुण के ब्रह्म हैं वो शरीर वाले नहीं हैं, वो राम नहीं है। दशरथ से तू लोक बखाना, राम नाम का मरम ने आना, ये कबीरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं, वो वाले राम नहीं हैं, राम नाम का मरम है आना। परंतु अगर हम सगुण काव्य की बात करें, अगर हम राम और कृष्ण काव्य की बात करें, तो ये दोनों लोग संबंध में हैं, अर्थात ये सामाजिक पारिवारिक में हैं, ये आध्यात्मिक जीवन के बीच हैं। सगुण काव्य का एक संबंध स्थापित करता है, कृष्ण और राम किसी के पुत्र हैं, कृष्ण और राम किसी के भाई हैं कि नहीं हैं। अर्थात जीते जागते महसूस करने की कोशिश है सगुण में। सगुण काव्य निर्गुण काव्य के अवतारवाद और लीलावाद में विश्वास नहीं करता। जो निर्गुण काव्य है वो क्या, वो अवतारवाद और लीलावाद में विश्वास नहीं करता।
कबीर के ब्रह्म ना जन्म लेते हैं, ना मरते हैं, ना उनका कोई भाई है, ना उनका कोई संबंधी है। देखो, पद बिनु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, या जन्मे मरे न संकट आवे नवी निरंजन जाकोरे। यानी इनके जो भगवान हैं, दिवाकर मिश्रा, राम सर आप सारी मत करना, आप अटल बिहारी वाजपेयी की तरह देश सेवा करना। ठीक है, ठीक है, हम शादी नहीं करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह देश सेवा करेंगे। इनकी बातों को मैंने दिल की गहराइयों में, अनंत गहराइयों में मैंने स्वीकार कर लिया। अब देखो, दास कबीर को ठाकुर ऐसे जाकी भाई न बापोरे। क्या कहते हैं? जो सगुण वाले रामकृष्ण हैं, उनका परिवार है, वो उनका को किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के प्रेमी हैं, किसी के पति हैं। लेकिन इनके जो राम हैं, इनके जो ईश्वर हैं, वो क्या हैं? जिसके माइन बापो रे, यानी जिसका भाई बाप नहीं है ना, जन्म मरण नहीं लेते। यही सगुण और इनमें अंतर है। अगर मैं बात करूं, निश्चित रूप से सामाजिक पारिवारिक संबंधों के विकास में सगुण काव्य उल्लेखनीय है और प्रकृति चित्रण निर्गुण धारा में अपेक्षाकृत कम है। तो प्रकृति चित्रण निर्गुण में कम है, सगुण काव्य में चित्रण अधिक है। संत काव्य तार्किकता पर आधारित है, तर्क पर है, और वहीं जो सगुण काव्य वो भावना पर है। निर्गुण काव्य में रहस्यवाद है, लेकिन सगुण काव्य में रहस्यवाद अनुपस्थित है। निर्गुण काव्य एकांतिक है, अनुभव पर आधारित है, जबकि सगुण काव्य सामाजिक और एवं भावना पर आधारित है। निर्गुण काव्य की जो दिशा है वो व्यक्ति मुक्ति से सामाजिक मुक्ति की तरफ है, जबकि सगुण काव्य आपका लोक मंगल वाला है, लोक सा है, लोक रंजक है ना, और सामाजिक और सामूहिक रूप से जुड़ा है। दोनों की साधना पद्धति में भी अंतर है, ये तो तात्विक भेद है। हाँ माया सिंह, मैंने एक बार, मान्या क्या नाम है, मैंने एक बार नंबर दे दिए है, आप लोग मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ जाना। अभी मुझे पढ़ाने दो, क्योंकि अभी मैं अगर बताऊंगा तो फिर पढ़ा नहीं पाऊंगा, और पढ़ाना बताना एक साथ नहीं हो सकता ना, इसलिए बैच के बारे में मुझसे बाद में संपर्क कर लेना, अभी मुझे पढ़ाने दो। तो कहते हैं कि निर्गुण काव्य, कल भी पढ़ाऊंगा, कल भी 1 बजे से मेरा आता है भक्ति काल की। तो कहते हैं निर्गुण काव्य सामान्य क्या है, सामान्यतः आंतरिक है, जबकि सगुण काव्य की पद्धति बाहरी है, सरोजन सुलभ है। निष्कर्षतः देखेंगे, किसी भी भक्ति भावना में अपने मत को लेकर संकीर्णता नहीं है। कबीर में निर्गुण भक्ति होते हुए भी संबंधी चेतना सगुण भक्ति में मिलती है। उदाहरण, हरि जननी में बालक तोरा। कृष्ण काव्य में भी गोपियां ज्ञान और निर्गुण के व्यवहारिक सामाजिक पक्ष का विरोध नहीं करती, पुस्तकीय ज्ञान तथा भक्ति विरोधी निर्गुण का विरोध करती हैं। तुलसी भी स्वीकारते हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कहते हैं नहीं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। अब देखो, संत काव्य और सूफी काव्य की समानता और असमानता मंत्र, ये तो रहा निर्गुण और सगुण मंत्र। आपको बातें अच्छी लग रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रहा है? ये सगुण और निर्गुण का मैंने तात्विक विभेदन किया, उसकी विशेषताओं पे चर्चा किया। अब मैं आता हूँ संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य मतलब कबीर वाला, सूफी काव्य मतलब जायसी वाला। इसमें समानता क्या है, इसमें असमानता क्या है? देखो, संत और सूफी काव्य दोनों ब्रह्म के निर्गुण रूप को जानते हैं, स्वीकारते हैं। देखो, दोनों लोग ब्रह्म के निर्गुण रूप को ही मानते हैं, सूफी वाले सगुण को नहीं मानते। इनका ब्रह्म दोनों का निर्गुण है, लेकिन अंतर कहाँ है? दोनों काव्य धारा में ईश्वर के एवं लीलावाद रूप उपस्थित नहीं है। न तो सूफी में लीलावाद है, न तो उसमें है संत उनके कबीरदास वाले में, दोनों एक ही हैं। निर्गुण में संत काव्य और सूफी काव्य की मैं बात कर रहा हूँ। संत और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास एवं जायसी। तो संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कबीरदास और सूफी वाले जायसी। दोनों बहुदेववाद में विश्वास नहीं करते। यहाँ भी वही चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। दोनों, मैं समाज सेवा करूँगी गुरु जी के संग मिल के। अच्छा, तो और आगे बढ़ूँ मैं, और आगे बढ़ोगे। संत काव्य ब्रह्म की एकता के आधार पर मानवीय एकता में विश्वास करता है। देखो, संत काव्य ब्रह्म की एकता के आधार पर मानवीय एकता में, जबकि सूफी काव्य जो है जगत को ब्रह्म का प्रतिबिंब मानते हुए मानव में समन्वय का प्रेम का संदेश देता है। मानुष प्रेम भयउ वैकुंठी, नाही तो कहा छारी भर मुठी। यानी वही मतलब छार मुठी ना, मुट्ठी भर छार राख। तो कहते नहीं, गुरु प्रतिष्ठा देना दोनों जगह है। कबीर गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं, ईश्वर के समानांतर दर्जा भी देते। बड़ा तात्विक भेद है।
दोनों लोग लीला अवतारवाद नहीं मानते, दोनों लोग निर्गुण को पूजा करते हैं, दोनों लोग निर्गुणवादी। फिर अंतर क्या है, उसी अंतर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पहले समानता देखो फिर असमानता। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, ये कौन है, ये कबीर दास जी हैं, है ना। बलिहारी गुरु आपने गोविंद, यहाँ गुरु महत्ता है। और सूफी में भी गुरु महत्ता है। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, है कि नहीं है। बिल्कुल, देखो हीरामन तोता गुरु के रूप में है, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। प्रेम जीवन मूल्य के रूप में, अब देखो जो प्रेम है वो जीवन मूल्य के रूप में संत और सूफी काव्य दोनों की समान विशेषताएं हैं। बड़े ध्यान से समझना, जो प्रेम है, प्रेम जीवन मूल्य के रूप में संत और सूफी काव्य दोनों में समान विशेषता है। जायसी के शब्दों में क्या है, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी। लेकिन अगर हम बात करें कबीर वाले में, तो वहीं कबीर प्रेम को मानवीय मूल्य के रूप में जोड़ते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा तहि रुचे, शीस दे ले जाए। अब बताओ कितना बढ़िया मैटर है, कितना बढ़िया मैटर, बताओ कितना अच्छा आपका सब। सर पढ़ रहे हैं कि बताइए, बतिया रहे हो? अच्छा, सब पढ़ रहे हो बतिया रहे हो, अच्छा। शिवलता करें सब पढ़ रहे हो बतिया रहे हो। दिल की आंखों से देखो प्रतीक्षा, वाह। इधर मास्टर बेचारा गला सूख रहा है, हैं? उधर कोई ब्याह कर रहा है, कोई गुरु जी के साथ सेवा कर रहा है, और समाज सेवा, है ना। A to Z चैनल सर आपको दिख रहा है। भाई मैं जब पढ़ाने लगता हूँ ना, तो मैं पढ़ाने ही लगता हूँ, तो मुझे पढ़ाने दो, थोड़ा सा मजा आ रहा है। अच्छा, रहस्यवाद दोनों काव्य धाराओं में उपस्थित है। कबीर के यहाँ प्रारंभिक चरण में साधनात्मक है, बाद में भावनात्मक हो जाता है, जबकि सूफी काव्य में भावनात्मक एवं भारतीय प्रभाव में साधनात्मक रहस्यवाद है। और लोक भाषा दोनों की समान विशेषता है। संत काव्य की भाषा लोक मिश्रित है, जबकि सूफी की भाषा ठेठ अवधी है। लोक मिश्रित क्यों है, क्योंकि ये घूमते हैं, पंचमेल खिचड़ी है। लेकिन जो सूफी हैं इनकी भाषा क्या है, अवधी है। कोई दिक्कत? और आगे बढ़ो। दोनों में सामंती मानसिकता का विरोध है। जायसी अलाउद्दीन, देखो दोनों में सामंती, चाहे वो सूफी वाला हो चाहे वो संत काव्य हो। अलाउद्दीन की तुलना में जो रत्नसेन है ना, अलाउद्दीन की तुलना में रत्नसेन को महत्व देते हैं। अलाउद्दीन की तुलना में जो जायसी है ना, ये अलाउद्दीन को महत्व नहीं देते, अलाउद्दीन की तुलना में रत्नसेन को। क्यों? क्योंकि सामंती मानसिकता का विरोध है। और जो कबीर हैं वो शास्त्र ज्ञान और पोथी की तुलना में तर्क और आंखों देखी बात मानते हैं। मैं कहता हूँ आंखन देखी, तो कहता है कागज लेखी। मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखे उलझाई रे। कहते नहीं कहते हैं? कितनी बढ़िया पंक्तियां हैं। अगर मैं और आगे बढ़ूँ, विषमता के बिंदु, तो देखो विषमता क्या है। अब यहाँ से तात्विक भेद को समझना, आप ठोको ताली, कि संत काव्य भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिद्धों नाथों का प्रभाव संत काव्य पर दिखाई देता है, परंतु सूफी काव्य पर भारतीय एवं विदेशी दोनों का प्रभाव है। यानी यही प्रश्न आपसे मैं पूछा था, तो आप लोग गलत कर दिए थे कि जो संत काव्य उस पर भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, लेकिन सिद्धों नाथों का प्रभाव संत काव्य पर दिखाई देता है, परंतु सूफी काव्य पर भारतीय का भी प्रभाव है, विदेशी दोनों का प्रभाव है। ब्रह्म के रूप में भी दोनों जगह अंतर है। जो संत काव्य है वो ज्ञान की भूमिका एवं शंकराचार्य का प्रभाव देखा जा सकता है, यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अद्वैतवाद देखा जा सकता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, देखो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ना। अब फूटे कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कहत ज्ञानी। या यह ऐसा संसार है जैसे सेमल फूल, और 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये क्या है? ब्रह्म में अंतर है। ये तो निर्गुण वाला है, ये तो सूफी उनका है, क्या बोलते हैं, संत वाला है। सूफी वाला देखो, सूफी के यहाँ ब्रह्म क्या है, यहाँ का ब्रह्म देखो, यहाँ वाले ब्रह्म कौन है, शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित हैं। यहाँ के ब्रह्म देखो रहस्य में है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटे कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्कहत ज्ञानी। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, 10 दिन के व्यवहार को झूठे रंग न फूल। लेकिन सूफी के यहाँ क्या है, यहाँ ब्रह्म को जानने का माध्यम जगत है। यहाँ क्या है, जगत है। यहाँ ज्ञान से नहीं जानना, यहाँ जगत से जानना है। ठीक है ना। इसलिए इनके दर्शन को प्रतिबिंबवाद कहा जाता है। सूफियों ने इश्क मिजाजी को इश्क हकीकी का प्राथमिक आधार बनाया है।
कहेंगे गुरुजी यही वाला हमको पढ़ना है, इश्क मिजाजी से हैं। हाँ, तू मेरा रंग है, तू मेरी रूप है, तू मेरा रंग है, तू मेरी रूप है, तू मेरी छाँव है, तू मेरी धूप है, तू जहाँ मिल गई मैं वहीं रुक गया, घर है या रास्ता है हमें क्या पता, तू मेरा रंग है, तू मेरी रूप है। ये वाला भैया इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक प्राथमिक आधार बनाया है। यानी अच्छा, नारी के प्रति दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। संत काव्य में नारी को माया कहा गया है, प्रतीक माना गया है, संभवतः सामंतवाद की दैहिक मानसिकता का विरोध है। कहते नहीं कहते, नारी की झाई पड़त, अरे मोर बप्पा, अरे मोर बप्पा करा रहा हूँ, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, और कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी संग। ओम प्रकाश अल्पसंख्यक भागो, कहीं है तुम्हारा संबंध, किसी तरह के संबंध तोड़ लो भैया, तोड़ लो। देखो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, हम तो किसी हमारा संपर्क है ही नहीं, हमको क्या तोड़ना, तुम लोग तोड़ लो अपना अपना। और कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी संग, या नारी नसावे तीन गुण जो नर पासे होए, भगत मुकुट निज ज्ञान में बैठ न सके। ना तुमको भक्ति मिलेगी ना तुमको, सारा नंबर आज ब्लॉक कर देना, नारी से एकदम दूर भाग जाना, 150 किलोमीटर अलग जाके आप कुटी रमा लो। और आगे बढ़ता हूँ, परंतु सूफी काव्य में नारी के प्रति सम्मान का भाव है। पद्मावती ब्रह्म का प्रतीक है। कहोगे सर कहना आज कि घर वालों से आज मैं ब्रह्म का प्रतीक करूंगा, जो तुम्हारे मन में होगा बोल देना, इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी से इश्क मिजाजी तक हमको पहुंचना है ना। रत्नसेन साधक के रूप में है और ब्रह्म की प्राप्ति हेतु मानवीय गुणों से जुड़कर अहंग विसर्जन करते हैं। जैसे दोनों में अभिव्यक्ति पद्धति में अंतर है। संत काव्य की प्रकृति खंडन मंडन एवं विरोधात्मक है, परंतु सूफियों का क्या है, समन्वय एवं प्रेम है। प्रकृति वर्णन के स्तर भी अंतर उपस्थित हैं। सूफी काव्य में प्रकृति चित्रण संयोग और वियोग दोनों में हुआ है, लेकिन ग्रामीण लौकिक प्रकृति का भी चित्रण मिलता है, 12 मासा का चित्रण मिलता है। पढ़ो आप नागमती वियोग खंड, है ना। परंतु संत काव्य में प्रकृति चित्रण कम है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है। काव्य रूप में भी अंतर है। सूफी रचनाएं प्रबंधात्मक है, जबकि संत काव्य की प्रकृति मुक्तक है। संत काव्य में माया नकारात्मक चेतना है, लक्ष्य के दूर भगाती है। लेकिन अगर देखो, कबीरा माया पापनी हरिसो करे हराम, परंतु सूफी काव्य में शैतान के प्रति सकारात्मकता है, यह लक्ष्य के लिए साधक है। सूफी काव्य इतिहास एवं कल्पना का सहारा लेकर समय और समाज की चुनौती का सामना करती है, परंतु संत काव्य आंखों देखी और अनुभव देखी बातें कहता है। निष्कर्षतः संत काव्य सूफी काव्य निर्गुण भक्ति की दो धाराएं हैं, जिनका विकास अलग अलग भारतीय सांस्कृतिक परिवेश में ही हुआ। दोनों ने सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियों को विरोध किया और भक्ति पद्धति यद्यपि भिन्न भिन्न है, परंतु उद्देश्य मानवतावादी समाजवादी दृष्टिकोण है। अब बताओ, आपको समझ आया? बताओ। यानी नाता नारी से नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, कहें गुरुजी नाता कबीर से तोड़ लेंगे, लेकिन इनसे नहीं तोड़ेंगे, नारी से नहीं तोड़ेंगे, है ना। बड़ा मतलब रोना आता है। एक मेरा मित्र था, कह रहा था कि हमारा ब्रेकअप हो गया तो हम बहुत रोए थे। और एक मित्र हमारा इतना दुष्ट था, इंजीनियर है वो बंगलोर में, वो मेरे पास फ़ोन करके बोल रहा था कि देख रहे हो उसका ब्रेकअप हो गया, रो रहा है, उसको कितना मज़ा आ रहा था, वो रो रहा है। वो बेचारा सीधा साधा था, 3-4 दिन तक रोया अपना पड़ा रहा। फिर कमाने बहुत आगे है, अभी तो बहुत पैसा कमाता है, फॉरेन में जॉब करता है, कई लाखों कमाता है, 7-8 लाख रुपए महीने कमाता है। ऐसे दोस्त होते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। अब देखो, अब मैं थक गया। कितना समय हो गया? 3 बज गया, 2:30 बज गया। देखो क्या किसने कहा, ये सब आपको मैंने बताया था प्रश्न आएगा, है ना। अब प्रश्न कराऊंगा, लेकिन कल कराता हूँ, है ना। कल कराता हूँ प्रश्न, कल कराता हूँ। प्रश्न बहुत अच्छे हैं। अभी बहुत यार था ना। अब रहने दो, अब ये तो कंप्लीट क्लास में कराऊंगा, आपको प्रश्न करा देता हूँ कल। आपको प्रश्न करा देता हूँ। चलो 10-5 प्रश्न करा दूँ आपको, मॉडल पेपर से करा देता हूँ प्रश्न। कल प्रश्न कराऊंगा, ये सब याद करा दूंगा आपको, है ना। ये सब याद करा दूंगा आपको, ये सब याद करा दूंगा, सब याद करा दूंगा।
देखो कुछ प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? आधे घंटे और ले लेते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, जल्दी बताओ। या आपको इससे बढ़िया प्रश्न करा देता हूँ, रुको, इससे बढ़िया प्रश्न करा देता हूँ आपको, नए प्रश्न, इससे बढ़िया आपको नए प्रश्न करा देता हूँ, रुको। ये MCQ है, MCQ ना करा के PYQ आपको करा देता हूँ। चलो PYQ देखो प्रश्न शुरुआत से बनता कैसे। अगर हम शुरू से बात करें PYQ की, देखो प्रश्न बनता कैसे है। देखो, इस्तवार दलाल इत्तरोत्तर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया था? तो ये आप लोग जानते हैं, फ्रेंच भाषा में। ये देखो मैंने एक टॉपिक से कितने प्रश्न बनाए हैं, एक टॉपिक से कितने प्रश्न बनाए हैं आप देखो। हिंदी साहित्य का नींव का पत्थर किसे कहा जाता है? चलो PYQ तो बाद में करा देंगे, टाटा नहीं, नहीं, अभी क्लास है, टाटा नहीं, चलो टाटा नहीं, बताओ नींव का पत्थर किसे माना जाता है? ये सब मैंने एक टॉपिक से प्रश्न बनाया है, एक टॉपिक से सारे प्रश्न बनाए हैं। हिंदी साहित्य की नींव का पत्थर किसे माना जाता है, बताइए। मिस्र बंधु को दो का ए, नींव का पत्थर है, नींव का पत्थर। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी, इसको नींव का पत्थर माना जाता है। गलत जवाब, नींव का पत्थर इसे माना जाता है, वो अलग हो गया। मील का पत्थर अलग, नींव का पत्थर अलग होता है। मील का पत्थर रास्ते वाला होता है, नींव का पत्थर मतलब एकदम ये वाला होता है, फर्स्ट वाला। देखो मैं कैसे बनाया हूँ प्रश्न। किसका बेटा किसकी बहू आप सवारत मिलिया सो, ये किसकी पंक्तियां हैं? गलत जवाब, किसका बेटा किसकी बहू, किसका बेटा किसका बेटा किसकी बहू आप सवारत मिलिया सो, ये किसकी पंक्तियां हैं? चरपटनाथ की, चरपटनाथ की। दिवाकर क्या दिखाऊं, गार्जियन? अगर मैं करा रहा हूं सही है। बड़ी कठिन डगर है पनघट की, बड़ी कठिन डगर है पनघट की पंक्ति किसकी है? बड़ी, बिल्कुल मैं भेज दूंगा। बड़ी कठिन डगर है पनघट की। अभी आपकी क्लास 5 बजे से भी है, अभी आपकी फ्री क्लास जो है 6:30 बजे से है। 6:30 बजे अनअकैडमी पर फ्री क्लास है और 8 बजे भी फ्री क्लास है, 2 क्लास है ना। 6:30 बजे भी और 8 बजे भी है। बड़ी कठिन डगर है अमीर खुसरो की है, बड़ी कठिन डगर है अमीर खुसरो की है। अमीर खुसरो की है कि नहीं? बिल्कुल। 5 बजे वाली एप्लीकेशन पर है, 5 बजे वाली आज स्पेशल क्लास नहीं है। हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया वो किसको माना गया है? हिंदी साहित्य का प्रथम, लेखन क्रम से पूरा आदिकाल तक, लेखन क्रम से पूरा आदिकाल तक बताओ, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसको माना गया? कितने बालक हो गए? एक बार सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना ये चैनल, है ना। कल भी क्लास कराऊंगा आपके लिए। तो ये आपका माना जाएगा ये द मॉडर्न हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ सच्चे अर्थों में। अगर हम सच्चे अर्थों की बात करें, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ये माना जाएगा, 5 कभी नहीं। अगर साहित्य का प्रथम तो आपका इस्तवार दलाल इत्तरोत्तर माना जाएगा, लेकिन अगर सच्चे अर्थों में आ जाए, नहीं देखो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर क्या है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शुरुआत, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, तो आप देखोगे इस्तवार दलाल इत्तरोत्तर हिंदुस्तानी। लेकिन अगर सच्चे अर्थों में माना जाए तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर, आपको देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ, पेज नंबर देखना आप एक बार। अगर सच्चे अर्थों की बात आए तो आप देखोगे हिंदी साहित्य का, मैं पेज नंबर बताता हूँ, आप एक बार चेक करना। पेज नंबर 68 पे देखोगे आप, शुरुआत मिल जाएगा। जॉर्ज ग्रेसन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। पेज नंबर 68 में पूरी ऊपर वाली लाइन में देखोगे, अगर सच्चे अर्थ में होता तो आपका ये वाला आंसर होता। अगर सच्चे अर्थ में होता, पेज नंबर 68 है ना, तो आपका ये वाला आंसर हो जाता। अगर मैं, लेकिन अभी ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ आप इसी को लगाओगे, बी वाला। लेकिन अगर सच्चे अर्थों में होता तो राइट आंसर ये हो जाता। अगर सच्चे अर्थों में होता तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया है? प्रस्थान बिंदु, हाँ पेज नंबर 46 है ना।
हाँ सच्चे अर्थ, इसलिए ये ठीक है। सच्चे अर्थों में नहीं है ना तो आप यही लगा दो, सच्चे अर्थों में नहीं आप यही लगाओगे, है ना, आप यही लगाओ अगर होता तो। हिंदी साहित्य एक्चुअली मैं सच्चे अर्थों में दिया था ना, इसलिए मैं बताया, वहाँ था नहीं उसमें, उन्होंने टाइप नहीं किया। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? अब बताइए, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु। आपका प्रश्न इससे बाहर आए होएगा नहीं ज़्यादातर। हाँ, शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज को क्या कहा जाता है? प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। अगर 7 की बात करूं, मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? अब बताइए। मेरा मैसेज किसी को दिख रहा है? मिश्रा जी राही आ गए हो? क्या हाल है बालक, क्या हाल है? 7 नंबर बताओ। नहीं देखो, पंजाब में ऐसा नहीं होता है। उसमें मैं एक बात बताऊं, मेरा ओपिनियन अलग है। पहले मैं थोड़ा सा पार्टी के प्रति अट्रैक्टिव था, लेकिन अभी मैं ना किसी पार्टी के प्रति अट्रैक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ पे बात होती है लोगों के काम करने की, खैर ये देखो ये इंटरनेशनल मुद्दा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे उनसे गलती हुई। अब इसमें 2 पक्ष है, कुछ लोग कह रहे हैं नौटंकी। विपक्ष क्या किस लिए बैठा होता है? विपक्ष तो तुम्हारी कमजोरी को उजागर करेगा ही करेगा, विपक्ष तो कमजोरी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। बात प्रधानमंत्री की नहीं होती है, बात होती है पूरे भारत के सम्मान की। अगर एक छोटी सी गलती होती है, उससे बहुत सारी कंपनियां डरती हैं कि भैया यहाँ सिक्योरिटी नहीं है। अगर हम फॉरेन की बात करते हैं, क्यों करते हैं? बड़े बड़े कंट्री की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ आपको विश्वास होता है नहीं होगा। 2 चीज़ होती है, आप अभी बाहर जाओगे, सोचोगे यार कनॉट प्लेस में अच्छी जगह, यहाँ हमारे साथ छेड़छाड़, कहीं अकेले जाओगे वहाँ, तो दोनों में अंतर होता है ना। दोनों में अंतर क्या होता है? वो गलत है, सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। बिल्कुल सरकार की गलती है और सरकार को होना चाहिए था वहाँ, पर पंजाब गवर्नमेंट की गलती है, नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि पद की बात होती है, पीएम पद की बात होती है ना, बात पीएम पद की होती है। अब ये बता के थोड़ी आता, ये बता के थोड़ी आता, बता के नहीं आता ना। देखो बता के नहीं आती, परेशानी है। ये तो वही बात है 5 सिंह तोमर की तरह। 5 सिंह तोमर में बोले कि अरे अभी कछु हुआ तो ना है, बोले कि मरे गए तबाऊ, मेरा मोरा मरा पड़ा है लगा है, बोला मरो तो ना है, तो मर जाए तबाऊ, जब हड्डी गुड्डी, ऐसा नहीं होता, गलत बात है। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या तो कितनी है, जरा बताइए, बताओ कितनी है? आपकी पहली क्लास है। 952, 952 डी वाली ना। अगर मैं 8 नंबर की बात करूं, आचार्य शुक्ल ने प्रारंभिक काल में जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना, उनमें से किन ग्रंथों का मूल सुरक्षित नहीं है? अब बताइए, मूल रूप सुरक्षित। देखो मैंने एक प्रश्न बना दिया, पुस्तक किस कवि की है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कौन कौन सी किताब लेनी है। नहीं, आप लोग नहीं समझोगे। एसपीजी होती है तो एसपीजी का मतलब एक अलग चीज़ होता है ना, एसपीजी सिर्फ उसी घेरिया को होती है, एसपीजी वहाँ नहीं होती ना, एसपीजी वहाँ की नहीं होती। आप लोग नहीं समझोगे, पूरी बात आप नहीं जानते ना। आचार्य शुक्ल ने प्रारंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो किन का नहीं बताओ? खुमार रासो, हमीर रासो ना, 8 का ही वाला हो जाएगा, खुमार रासो। अब आप पूछोगे सर इधर, तो भैया इसका कई लोग प्रमाणिक अप्रमाणिक मानते, कुछ न कुछ है ना, सुरक्षित वाला ये। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों? अरे भैया असुरक्षित और जानलेवा हमला की बात नहीं है, बात ये होती है कि सिक्योरिटी में सेध नहीं लगनी चाहिए, ये बात होती है। असुरक्षित और जानलेवा हमले की बात नहीं है, बात ये होती है सेध नहीं लगनी चाहिए तो नहीं लगनी चाहिए, ये होता है ना। हाँ ये होता है। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में, आज इनकी बातें कल को किसी और के साथ हो जाएगा तब, तो ये समस्या होती है, आज की बात नहीं है। कल किसी और के साथ अगर ऐसा हो गया तो लापरवाही, तो घटना घट जाएगी ना, घटना घटित न हो इसलिए पहले से एहतियातन। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा, अब देखो देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें? 8 पुस्तकें मानी थी, आया कि नहीं आया? अगर बात करूं सबसे प्राचीन छंद क्या है, सबसे प्राचीन छंद क्या है, सबसे प्राचीन छंद क्या है? छप्पे दोहा बरवे सवैया, दोहा है भैया, दोहा 10। चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेंगे। देखो प्रश्नों की संख्या देख लो आप,
ब्रज माधुरी सार किसकी है, बता दो थोड़ा सा। ब्रज माधुरी सार किसकी है, 11 नंबर बताओ। ब्रज माधुरी सार यहाँ से उन्होंने लिया है, क्या लिया, वियोगी हरि का, नियोगी नहीं बल्कि वियोगी हरि है। यहाँ से उन्होंने क्या लिया है, 4 पुस्तकों से उन्होंने, श्याम सुंदर दास वाले से ना, हाँ उन्होंने क्या लिया है, सहयोग लिया है। अगर आप किताब देखोगे तो वहाँ पे 4 लोगों से सहयोग लिया कि नहीं लिया है। तो 10 का ब्रज माधुरी सार है ना, श्याम सुंदर दास की तो हिंदी गोविंद रत्नमाला थी ना, बताओ भैया, श्याम सुंदर दास की हिंदी गोविंद रत्नमाला थी ना, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो आप। 11 नंबर के बाद 12 नंबर, हिंदी साहित्य के लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था, तो प्रथम क्रांतिकारी कदम आप बताओ। बैरागी 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 बताओ। नियोगी नहीं वियोगी है रोहित, गलत टाइप हो गया है। एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कौन कौन ब्लॉक कर दिया, सभी को प्रणाम। मेरी राही वाली आईडी लागत पर ब्लॉक कर दी इसके यूट्यूब, नहीं तुम्हारी दिख रही है। तो हिंदी साहित्य के लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर पूर्व पीठिका में प्रस्तुत करना, यही तो था। अगर मैं 13 नंबर की बात करूं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, देखो सारे प्रश्न आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। हाँ मैंने वही दिया था, वही नंबर है। बाकी टेलीग्राम चैनल भी आप लोग जुड़ जाना, एक एक टॉपिक में वहां पे आपको करा दूंगा, ठीक ना। कल आपको मैं भक्ति काल के प्रश्न कराऊंगा। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, तो जरा बताइए अपभ्रंश काल किसने कहा। 2 लोगों ने कहा, एक का नाम नहीं है, एक का नाम है, इसमें एक का नाम नहीं है। बच्चन ने, बच्चन और चंद्र शर्मा गुलेरी, अपभ्रंश, अच्छा वो अपभ्रंश वाला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। मैं कुछ और समझ लिया, 14 नंबर की बात बताओ। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा, ये भी प्रश्न आपको मैं बता रहा था अभी बता रहा था कि नहीं बता रहा था। एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी मैं आपको ये बात बता रहा था किसने नहीं लिखा, तो बताइए। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा नहीं बल्कि संपादित किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा नहीं है बल्कि क्या किया है, संपादित किया। यही तो बात मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया है। अगर 15 जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसका है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे किसका है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे बताओ। थक गया हूँ, और भी क्लास है ना। 20 प्रश्न करा देता हूँ। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे गोरखनाथ का है, किसका है, गोरखनाथ का। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे। अगर मैं बात करूं आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में सम्मिलित नहीं किया, है ना, शुक्ल जी की किताब से किसको नहीं सम्मिलित किया, नहीं कोई ब्लॉक नहीं किया है। फिर से बना लो, वही कोई दिक्कत नहीं है, वही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे ब्लॉक हो जाएगा, तो बताओ आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा में, तो सिद्ध जैन नाथ सबको ना, किसको, सबको नहीं, सबको, उपर्युक्त सभी ना। अगर मैं 17 की बात करूं, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य क्या है, तंत्र मंत्र है ये, तंत्र मंत्रादि द्वारा सिद्ध प्राप्त करने वाला साहित्य, वज्रयान परंपरा। बताओ सिद्ध साहित्य से क्या मतलब है, वज्रयान परंपरा के सिद्धाचार्यों द्वारा रचित साहित्य ये है आपका, है ना। अगर मैं 18 की बात करूं, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका था, सर्वोच्च स्थान किसका था बताओ। ये मैं पूरा का पूरा करा दूंगा। सर्वोच्च स्थान लुइपा का था, लुइपा का था कि नहीं था। अगर 19 की बात करूं, पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता, तो घनाक्षरी नहीं मिलती ना, दोहा चौपाई छप्पे तो मिलता है ना, घनाक्षरी नहीं मिलती। अगर 20 की बात मैं करूं, लास्ट 63 सलाका पुरुष का जीवन किसमें वर्णन हुआ है, 63 सलाका पुरुष, है ना। ये आपके लिए HW है, सभी लोग बताना क्लास कैसी लगी इसके बारे में बताना।